आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों द इनकम टैक्स 19th अमेंडमेंट रूल्स 2020 जो है वो आ गया है नोटिफिकेशन नंबर 58 के द्वारा ऑन 10th अगस्त 2020। तो इनकम टैक्स में आज इस वीडियो में क्या अमेंडमेंट आया है वो हम लोग जानेंगे नोटिफिकेशन नंबर 58 के द्वारा, यानी कि द इनकम टैक्स 19th अमेंडमेंट रूल्स 2020 के द्वारा। इससे पहले कि क्या अमेंडमेंट है मैं बताऊं, दो तीन बातें आपको जानने की आवश्यकता है। एक तो है सेक्शन 139A यानी कि पैन। यह सेक्शन बताता है कि आपको पैन के लिए अप्लाई करना चाहिए, किसके पास पैन होना चाहिए, यह सेक्शन ये बताता है, राइट। और एक सेक्शन है आपका 206AA। इसमें बताता है कि जो टीडीएस आपका काटा जाएगा वो हायर रेट से काटा जाएगा, यानी कि मिनिमम जो है 20% का टीडीएस काट लिया जा सकता है अगर आपने पैन जो है फर्निश नहीं किया डिडक्टर को। तो ये दो सेक्शन जो है रिलेवेंट है। अच्छा, अब इस नोटिफिकेशन की जहां तक बात है तो इसमें 3 अमेंडमेंट्स हैं। पहला जो अमेंडमेंट है वो है रूल नंबर 37BC का सब रूल 3, ये नया इंसर्ट हुआ है सब रूल 3। और एक नया रूल इंसर्ट हुआ है 114AAB, राइट। AAB ये नया एक रूल ही इंसर्ट हुआ है। और एक नया फॉर्म जो है, न्यू फॉर्म जो है वो आया है आपका 49BA। ये एक नया फॉर्म जो है वो आ गया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या अमेंडमेंट्स है उसको डिटेल में जानने के लिए एक मैं नोट्स एज ए नोट्स तैयार किया हूं। मैं वहां से आपको जो है वो डिटेल बताऊंगा, तो हो सकता है आपको क्लियरली और समझ में आए रेदर देन ये जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ है उसके द्वारा। ठीक है, बस इस नोटिफिकेशन में मैं ये बता दूं कि इसके द्वारा यहां पे देखिए ये नया सब रूल इंसर्ट हुआ है और ये नया रूल जो है वो आया है, और जो फॉर्म है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि क्लियरली आपको सारा अमेंडमेंट जो है वो समझ में आए और उससे रिलेटेड जो सेक्शन है, रूल है, वो भी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये जानना है कि 19th अमेंडमेंट रूल के द्वारा जो है ये अमेंडमेंट आया है नोटिफिकेशन नंबर 58 डेटेड 10th अगस्त 2020। रूल नंबर 37BC को हम लोग जितने सारे रूल है वो सारे रूल हम लोग देखेंगे और प्लस देखेंगे जो नया उसमें अमेंडमेंट आया है। तो इसमें बताया गया है रूल में कि रिलैक्सेशन फ्रॉम द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट हायर रेट अंडर सेक्शन 206AA। 206AA में यह बताया गया है कि हायर रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज आप जो है पैन अपना प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो रूल 1 में बताता है कि सेक्शन 206AA shall not apply to नॉन रेसिडेंट। यहां पे जहां भी मैं नॉन रेसिडेंट की बात करूंगा उसका मतलब होगा कि नॉन रेसिडेंट नॉट बीइंग ए कंपनी और फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो अपने नॉन रेसिडेंट ही यूज करेंगे। एज ए नोट्स तैयार किए हैं तो इसको शॉर्ट में ही लिखे हैं। डिटेल में आपको जानना है तो वो रूल जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझने के लिए मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो सेक्शन 206AA अप्लाई नहीं होगा नॉन रेसिडेंट के ऊपर जिनके पास पैन नहीं है और उनको पेमेंट किया जा रहा है इस नेचर का, यानी कि अगर उनको इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, रॉयल्टी वो रिसीव कर रहे हैं, टेक्निकल सर्विसेज का फी रिसीव कर रहे हैं, और डिविडेंड जो कि नया इंसर्ट हुआ है, ये भी एक अमेंडमेंट है 17th अमेंडमेंट रूल्स 2020 के द्वारा विद इफेक्ट फ्रॉम 24 जुलाई 2020। ये डिविडेंड पहले नहीं था, अब ये नया इंसर्ट किया गया है। एंड पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट। तो यहां पे ये समझ में आता है कि सब रूल 1 कहना चाहता है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं और आपके पास पैन नहीं है तो आपके ऊपर 206AA का प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास पैन ही नहीं है तो मैं पैन फर्निश कैसे करूंगा, तो ये क्लियर है। ठीक है, ये रूल में बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट आपका जो पेमेंट है, आपको जो पेमेंट हो रहा है, आप नॉन रेसिडेंट है और आपको पेमेंट हो रहा है इन द नेचर ऑफ 5 चीज। पहला, नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 रॉयल्टी, नंबर 3 फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, नंबर 4 डिविडेंड, और नंबर 5 पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट। ये समझ में आ गया। उसके बाद रूल नंबर 2 बोल रहा है कि आपको जो है
आपके ऊपर तो 206AA अप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट आपको जो है वो फर्निश करना पड़ेगा डिटेल्स और जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सा डिटेल और डॉक्यूमेंट, यहां पे 4 डिटेल्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे टू डिडक्टर। उसमें पहला क्या है, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस इन फॉरेन कंट्री, जहां भी फॉरेन कंट्री में यूज किया हूं ना, तो इसका मतलब है कि कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, राइट। तो जहां भी फॉरेन कंट्री मैंने यूज किया है उसका मतलब क्या होगा, कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा, मैंने फॉरेन कंट्री डायरेक्टली लिख दिया है ताकि क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो आपको एज ए नॉन रेसिडेंट डिटेल और डॉक्यूमेंट फर्निश करना है डिडक्टर के पास। आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर वहां का कंट्री आपको इश्यू किया है, और 3 यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर है आपके पास देन वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको एक यूनिक नंबर जो है इशू, जो कि गवर्नमेंट किया है आपके जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहां का, अगर जो है गवर्नमेंट इशू किया है जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए आपको, तो वो यूनिक नंबर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब रूल 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। सब रूल 3 जो है रूल 37BC का, ये नया इंसर्ट किया गया है, ये अमेंडमेंट है। तो नया सब रूल में ये कहा गया है कि सेक्शन 206AA आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा अगर आप जो हैं नॉन रेसिडेंट हैं, और सेक्शन 139A आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है इन ऑन अकाउंट ऑफ रूल 114AAB। समझ में आया? तो ये नया अमेंडमेंट है। फिर से अमेंडमेंट के बारे में बताऊं, वैसे अभी तक हम लोगों ने विदाउट अमेंडमेंट हम लोगों ने क्या जान रखा है, हम लोगों ने जाना है कि अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट को अपने पेमेंट करते हैं, अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट का नेचर ये 5 नेचर होना चाहिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विसेज का फी, डिविडेंड और ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट का पेमेंट, राइट। तो ये 5 पेमेंट जो है अगर किसी नॉन रेसिडेंट को अपने पेमेंट करते हैं तो 206 यानी कि 206AA अप्लाई नहीं होगा, यानी कि पैन का डिटेल जो है हम उससे नहीं लेंगे, प्रोवाइडेड दैट वो जो है वो सबमिट कर दे ये 4 इंफॉर्मेशन, वो अपना नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, कहने का मतलब कि वहां का एड्रेस जहां पे वो रहता है, कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, और अगर जहां पे रहता है वहां का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है, जो कि वहां का गवर्नमेंट अगर उसे इशू किया है तो वो देना है, और 3 यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वहां का, अगर नहीं है तो यूनिक नंबर जो भी इशू किया जाता है उस गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्लियर हो गया। अभी अमेंडमेंट आया है कि 206AA उन नॉन रेसिडेंट के लिए भी अप्लाई नहीं होगा जिसको अप्लाई नहीं है 139A। 139A कहता है कि आपको पैन चाहिए, और अगर 139A आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो ऑब्वियस है, अगर मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है कि पैन मुझे चाहिए तो मेरे पास पैन का डिटेल कहां से आएगा, तो ऑब्वियस है उसके रेस्पेक्टिव 206AA भी अप्लाई नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या अमेंडमेंट है। तो इस अमेंडमेंट में एक्चुअली ये बताया गया है कि आपको 114AA जो है वो कंप्लाई करना पड़ेगा। तो यही एक नया रूल इंसर्ट हुआ है, और इसी नया रूल को हम लोग जो है अभी देखेंगे, राइट। ये है आपका नया रूल इनकम टैक्स 19th अमेंडमेंट रूल्स 2020 के द्वारा ये नया रूल इंसर्ट किया गया है। क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन्स टू हुम प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139A शैल नॉट अप्लाई। 139A यानी कि पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है, जो प्रोविजन है, कह रहा है कि आपको पैन की आवश्यकता है, पैन के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, पैन आपका कंपलसरी है कौन कौन सा पर्सन के लिए, तो वो अप्लाई ही नहीं होगा सेक्शन के प्रोविजन। रूल 114AA सब रूल 1, सब रूल 1 क्या कहता है कि सेक्शन 139A शैल नॉट अप्लाई टू अ नॉन रेसिडेंट मेड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन अ स्पेसिफाइड फंड। यहां से 2 बातें, सेक्शन 139 अप्लाई नहीं होगा अगर आप नॉन रेसिडेंट है, नंबर 1,
और आपने इन्वेस्टमेंट किया है नंबर 2, और वो इन्वेस्टमेंट जो है स्पेसिफाइड फंड में किया है नंबर 3, और आपको कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे नंबर 4। तो ये 4 चीज आपको जानने की आवश्यकता है। ये जो नया रूल है, ये नया रूल कहता है कि आपके ऊपर सेक्शन 139 ए अप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट आप नॉन रेसिडेंट हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्रीवियस ईयर में, नंबर 3 स्पेसिफाइड फंड में वो इन्वेस्टमेंट है, और नंबर 4 जो है आपको कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। तो कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है 3। पहला है कि जो आप इनकम अर्न किए हैं वो इंडिया से होना चाहिए और ओनली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफाइड फंड। ठीक है, यानी आपका इनकम जो है ओनली स्पेसिफाइड फंड का इनकम होना चाहिए, और आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रेमिट भी हो जाना चाहिए, पेमेंट भी होना चाहिए एट द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 194 LBB। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जहां पे है स्पेसिफाइड फंड का, सिर्फ और सिर्फ उसी का इनकम होना चाहिए, और उस इनकम से टीडीएस आपका डिडक्ट हो गया होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कर दिया गया होगा, तो सेक्शन 139 ए अप्लाई नहीं होगा। और आप जो है फर्निश कर दीजिए ये 4 डिटेल, सेम डिटेल है जैसे कि अभी हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था 37 BC में यहां पे। ठीक है, नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, सिर्फ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, अदरवाइज सब कंडीशन सेम है। यहाँ पे देखिए, नेम, ईमेल, AID, कॉन्टैक्ट नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस इन फॉरेन कंट्री, डिक्लेरेशन दैट ही इज ए रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, एंड टीन और यूनिक नंबर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। यानी कि यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए, बस याद रखना है कि डिक्लेरेशन यहाँ पे सबमिट करना है। अगर सेक्शन 139 ए आपके ऊपर अप्लीकेबल ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिख भी दिया हूं कि जहां पे मैंने फॉरेन कंट्री यूज किया है वहां पे होगा द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वहां पे एक्ट में जो लिखा है वो जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। बहुत शॉर्ट में किया हूं ताकि क्लियरली आपको समझ में आए, अदरवाइज आप जो है डायरेक्टली रूल से उस रूल को पढ़ सकते हैं, नया जो इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो सब रूल 2 में क्या कहता है? सब रूल 1 में हम लोगों ने देखा कि 139 जो है ए अप्लाई नहीं होगा अगर आप जो है नॉन रेसिडेंट है, नंबर 1, आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेसिफाइड फंड में, नंबर 2, और आप जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो फर्निश करते हैं। दूसरा है कि स्पेसिफाइड फंड के ऊपर जो है ये रूल 2 जो है बताता है क्या करना है उनको। स्पेसिफाइड फंड को क्या करना है कि फर्निश करना है क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 49BA। यही एक नया फॉर्म आ गया है। तो ये फॉर्म किसको फर्निश करना है? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, PDGI, शॉर्ट फॉर्म मैंने यहां पे लिख दिया है, तो जहां भी यूज करूंगा PDGI, दैट मींस प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स DGI। ठीक है, और ऑथराइज्ड पर्सन, राइट। तो स्पेसिफाइड फंड का क्या काम है? एक, फर्निश कर दे क्वार्टरली स्टेटमेंट जो कि रिलेटेड होगा उस फाइनेंशियल ईयर से, और अपलोड कर दे डिक्लेरेशन विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ सच क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, उसके क्वार्टर के एंड होने के ठीक 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपलोड कर देना है डिक्लेरेशन। वही डिक्लेरेशन जहां पे जो नॉन रेसिडेंट है वो डिक्लेयर किया है कि मैं जो हूं रेसिडेंट कहां का हूं, फॉरेन कंट्री का, यानी कि कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। तो वो डिक्लेरेशन जो है विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ सच क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको अपलोड करना है, आपको, दैट मींस स्पेसिफाइड फंड को। और स्पेसिफाइड फंड जो है ये जो फॉलो करेगा, फर्निश करेगा या फिर अपलोड करेगा, किसके अनुसार? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीड्योर, फॉर्मेट्स एंड स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड बाय PDGI और DGI अंडर सब रूल 3। तो आइए सब रूल 3 भी देख लेते हैं। सब रूल 3 में बताता है कि PDGI और DGI क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा प्रोसीड्योर, फॉर्मेट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ फर्निशिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म
जो नया फॉर्म है 49BA एंड शैल बी responsible for the day-to-day administration in relation to the furnishing and verification of quarterly statement। तो तीनों रूल में तीनों के बारे में बताया गया है। पहला रूल में यह बता दिया गया है कि आप अगर नॉन रेसिडेंट हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 139 अप्लाई नहीं होगा अगर आप जो है 4 कंडीशन फुलफिल करते हैं। पहला जो है आप जो है इनकम आपका जो है वो स्पेसिफाइड फंड से ही होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा जो है आपका जो स्पेसिफाइड फंड से इनकम हुआ है उसके ऊपर टीडीएस जो है डिडक्ट हो जाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा हो जाना चाहिए। और तीसरा जो है आप जो है फर्निश कर दें कुछ डिटेल, वो डिटेल में आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, डिक्लेरेशन और टीन यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर टीन नहीं है तो आप सबमिट कर दें स्पेसिफाइड फंड को। और स्पेसिफाइड फंड का क्या काम रहेगा? 2 काम रहेगा। पहला कि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश कर दे फॉर्म नंबर 49BA के अनुसार फॉर द क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और अपलोड कर दे डिक्लेरेशन विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर। और पीडीजीआई और डीजीआई का काम क्या रहेगा? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स का क्या काम रहेगा? वो स्पेसिफाई करेगा प्रोसीड्योर, फॉर्मेट और स्टैंडर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ फर्निशिंग और वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म नंबर 49BA और वो रिस्पॉन्सिबल होगा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इन रिलेशन टू फर्निशिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट। ठीक है, तो 2 बातें इनका भी होगा, वो स्पेसिफाई करेगा प्रोसीड्योर, फॉर्मेट और स्टैंडर्ड और क्या करेगा? रेस्पॉन्सिबल होगा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पेसिफाइड फंड ये जो यूज हुआ है, स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या है? तो एक्सप्लेनेशन जो है एज पर एक्सप्लेनेशन टू रूल 114AA एक्सप्लेनेशन में ये बता दिया गया है कि स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या है। स्पेसिफाइड फंड मींस वो फंड जो कि एस्टेब्लिश हो या इनकॉर्पोरेट हुआ हो इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट और कंपनी और एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट। वो फंड जो कि एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेट हुआ हो इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, कंपनी, एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट और उसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ग्रांट किया गया हो एज ए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और वो रेगुलेटेड किया जाए किससे? सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 से एंड लोकेटेड इन एनी IFSC। IFSC दैट मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्लॉज Q ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। ठीक है, तो वहां पे वो डिफाइन किया गया है IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड फंड का मतलब समझ में आ गया। तो ये अमेंडमेंट है, रूल 114AA-B जो है नया इंसर्ट हुआ है और रूल 37BC में सब रूल 3 जो है वो नया इंसर्ट हुआ है। आइए एक बार लास्ट में मैं दिखा दूं जो नया फॉर्म जो है 49BA वो कैसा दिखता है, वो भी मैं वहां पे फॉर्म आपको लाइव दिखा देता हूं। ये रहा नोटिफिकेशन का ये फॉर्म नंबर 49BA। ठीक है, इस फॉर्म नंबर 49BA में ये देखो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है 114AAB, ये जो नया रूल है इंसर्ट किया गया, इस रूल को देखने के लिए कह रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग अभी देखे हैं। क्वार्टरली स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड बाय ए स्पेसिफाइड फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट रेफर टू रूल 114AA-B फॉर द क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्पेसिफाइड फंड, क्योंकि फॉर्म नंबर 49BA कौन फर्निश करेगा? स्पेसिफाइड फंड। तो स्पेसिफाइड फंड अपना नाम लिखेगा, पैन, आधार नंबर यहाँ पे लिखेगा, डिटेल ऑफ नॉन रेसिडेंट यहाँ पे डिटेल जो है लिखना है। क्या होगा? ये सीरियल नंबर यहाँ पे है, नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया ऑफ विच द नॉन रेसिडेंट इज रेसिडेंट, राइट। और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इफ एनी अगर है तो, यूनिक नंबर on the basis of which the non-resident is identified by the government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident। ये इतना सेंटेंस जो है यहाँ पे जो लिखा है वही वहां पे लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा है वहां पे यूनिक नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट किया है अपना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिक नंबर जो है वो फर्निश करने पड़ेंगे, 3 और यूनिक नंबर। तो यहाँ यूनिक नंबर के जगह पे ये सारा सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्लैरिफिकेशन थोड़ा
मैं दे दे रहा हूं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के अंडर में आई यहां पे फुल नेम इन ब्लॉक लेटर लिखना है, डॉटर सन ऑफ यहां पे लिखना है, हैविंग परमानेंट अकाउंट और आधार नंबर यहां पे लिखना है, सोलेमली डिक्लेयर दैट द टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ द इंफॉर्मेशन गिवन एबव आर करेक्ट एंड कंप्लीट, और यहां पे आपका सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लिखना है, प्लेस लिखना है और डेट लिखना है, प्लेस और डेट लिख देना। उसके बाद अटैचमेंट के साथ जो है वो क्या अटैचमेंट करना है, अपलोड करना है, टू बी अपलोडेड डिक्लेरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट एज रेफर्ड टू इन सब क्लॉज सी क्लॉज 3 ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 114 AAB, यानी कि डिक्लेरेशन जो है वो ऑनलाइन आपको अपलोड कर देना है इसके साथ में। तो इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप पाना चाहते हैं और नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।